नेक्स्ट आता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में देखें हम लोग तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। जब से ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, 1215 का मैग्ना कार्टा प्रस्ताव आया, 1911 का एक्ट आया, 1949 का एक्ट आया, बिल ऑफ राइट्स के बारे में हम लोग देखें तो ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद का सर्जन कब हुआ और ब्रिटेन के अंतर्गत राजा महाराजाओं का शासन था। हुआ यह था कि प्राचीन काल के अंतर्गत जॉर्ज सेकंड और थर्ड को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि धीरे धीरे कैबिनेट के सदस्यों में से जो वरिष्ठ सदस्य था, प्रमुख व्यक्ति था, वो उनकी बैठकों की अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया। और ये सबसे पहले 1721 के अंतर्गत सर रॉबर्ट वॉलपेल ने इसकी अध्यक्षता प्रारंभ की। वो बना था प्रधान, और प्रधान व्यक्ति ही धीरे धीरे कालांतर में प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो गया। तो ब्रिटेन का संविधान सहयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटेन के अंतर्गत सहयोगवश ही प्रधान ने प्रधानमंत्री पद धारण कर लिया, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद का सर्जन हुआ। ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री की हम लोग देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा या रानी के द्वारा की जाती है। कॉमन सभा में बहुमत दल के व्यक्ति को राजा या रानी के द्वारा 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद के ऊपर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं, प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं के बारे में हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बन सकता है जो कॉमन सभा का सदस्य हो, जो ब्रिटेन का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, सरकारी पद के लाभ पर व्यक्ति नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति ही वहां पर प्रधानमंत्री पद धारण कर सकता है। अब इस प्रधानमंत्री पद को हम लोग देखते हैं कि कानूनी रूप से मान्यता कब मिली। कानूनी रूप से मान्यता 1937 के क्राउन मंत्री अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद को कानूनी रूप से मान्यता वहां पर मिली थी। प्रधानमंत्री पद की शक्तियां, प्रधानमंत्री शक्तियों के बारे में सबसे पहले आता है मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री सबसे पहले मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। जैसे ही बहुमत दल के नेता के रूप में उसे चुन लिया जाता है तो अपने सहयोगी साथियों में से वरिष्ठता का, क्षेत्रीयता का ध्यान में रखते हुए बहुमत दल के जो जितने भी निर्वाचित व्यक्ति है उनमें से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, और उन मंत्रियों को वो है मूल रूप से विभागों का वितरण करता है, और ये सारा का सारा वो लिस्ट सारी की सारी राजा को देता है, और राजा फिर उन्हें पद और शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिमंडल का संचालन, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का संचालन करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसा नाविक है, एक ऐसा जो है बेड़े को चलाने वाला व्यक्ति है, जो मूल रूप से मंत्रिमंडल के चलाने के लिए जिम्मेदारी रूप से, उत्तरदायी रूप से अगर कोई व्यक्ति है तो वो है प्रधानमंत्री, और मंत्रिमंडल का वह संचालन करता है। नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल का अंत। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है सितारों के बीच चमकता हुआ चंद्रमा है, अर्थात प्रधानमंत्री जो है मूल रूप से मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रथम व्यक्ति है, और वह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अंत भी कर सकता है। किसी भी मंत्री को पद से हटाना है, विभागों में वितरण करना है, विभाग परिवर्तन करना है, या किसी मंत्री के बीच में विवाद हो जाता है उनमें समन्वय करना है, या मंत्रिमंडल को भंग करना है, तो इसका प्रमुख उत्तरदायित्व होता है प्रधानमंत्री का होता है। नेक्स्ट आता है नीतियों का निर्माता। प्रधानमंत्री सदैव विदेश नीति का निर्माता होता है। नीति का निर्माण, देश की नीति का निर्माण करने का प्रमुख उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होता है, और प्रधानमंत्री जब चाहे तब नीति के अंतर्गत निर्माण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें नीति निर्माण संबंधित अगर कोई कार्य है तो वो है प्रधानमंत्री के बारे में। सम्राट को परामर्श देना,
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में कड़ी का कार्य करता है। अर्थात सम्राट को अगर कोई परामर्श देना है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो कार्य प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री के परामर्श को सम्राट स्वीकार भी करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होने के कारण सम्राट के द्वारा भी उसे बराबर जो है तवज्जो दी जाती है। नेक्स्ट आता है दल का नेता। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री का चयन होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि दल का प्रमुख नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हालांकि अनेक वरिष्ठ सदस्य होते हैं, लेकिन करिश्माई नेतृत्व होने के कारण राजनीति के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अपनी अलग भूमिका होती है। और इस भूमिका के कारण हम लोग देखते हैं दल का प्रमुख नायक है तो वो होता है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट आता है कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति। कॉमन सभा, क्योंकि कॉमन सभा जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण प्रधानमंत्री को 5 वर्ष के लिए कॉमन सभा में विश्वास मत रहते हुए वह शासन करने की शक्ति प्रदान की जाती है। लेकिन मूल बात ये आती है कि प्रधानमंत्री समय से पूर्व कॉमन सभा को विघटित कर सकता है, कॉमन सभा को भंग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति भी रख सकता है। नेक्स्ट आता राष्ट्र का नायक। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सम्राट नाम मात्र का होने के कारण राष्ट्र के नायक के रूप में अगर किसी को याद किया जाता है, काम किया जाता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपने समकक्षों में प्रथम है और समकक्षों में प्रथम होने के कारण वे राष्ट्र का नायक है, राष्ट्र का लीडरशिप करता है, राष्ट्र को कमांड देता है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री है वो मूल रूप से राष्ट्र का प्रतीक, राष्ट्र का नायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आता है आपातकालीन अधिकार। यद्यपि आपातकालीन अधिकारों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सम्राट के द्वारा घोषित किया जाता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो है वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती है। अतः प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन जो दी जाती है वो सम्राट को दी जाती है और सम्राट के द्वारा केवल औपचारिक घोषणा की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग किया जाता है और आपातकालीन शक्तियों की जो है संदेश भेजा जाता है कि देश के अंतर्गत आपातकाल लागू कर दिया जाए। और लास्ट पॉइंट आता है लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन का नेतृत्व का मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का नेतृत्व नहीं करता, बल्कि कॉमन सभा का करता है। क्योंकि कॉमन सभा के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री की मनोनीत किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। अतः कॉमन सभा का नेतृत्व करता है। कॉमन सभा में प्रधान प्रवक्ता होता है, प्रधान वक्ता होता है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा के अंतर्गत लीडरशिप करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आज हमारे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को देखें तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की स्थिति गौरव गरिमा की दृष्टि से वहां पर जो है आज राष्ट्र का नायक बना हुआ है। और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सम्राट वहां केवल नाम मात्र का गौरव और गरिमा की दृष्टि से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, वो आता है संसद एवं प्रधानमंत्री, रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? हम लोग जब प्रधानमंत्री और संसद के बीच में संबंधों की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में संसद की स्थिति सर्वोच्च होती है और संसद वहां पर सर्वे सर्वा है। ऐसी स्थिति में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो मूल रूप से प्रधानमंत्री शक्ति संतुलन बनाए रखता है। लेकिन आपको मैं बता दूं
क्योंकि वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। वहाँ पर जो कानून बनते हैं उन्हें न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। वहाँ पर जो कुछ है वो संसद है, संसद सर्वोच्च है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री को हमेशा संसद का विश्वास रखना पड़ता है। और अगर प्रधानमंत्री संसद का विश्वास खो देता है तो पार्लियामेंट उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपदस्थ घोषित कर देती है और उसे प्रधानमंत्री पद को जो है मूल रूप से अपने पद से हटना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री हमेशा संसद को विश्वास में लेकर के काम करता है। और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री और जो है संसद के बीच में संबंध होते हैं। नंबर 1 आता है प्रश्न उत्तर। कोई भी मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री से संसद के, चाहे कॉमन सभा का सदस्य है और चाहे लोक सभा का सदस्य है, हमेशा प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न का उत्तर देना प्रधानमंत्री को अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री देश का प्रधान प्रवक्ता होता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री से जो कुछ भी राष्ट्र से संबंधित हो, चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे शासन व्यवस्था संचालन से संबंधित हो, प्रधानमंत्री को उत्तर देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव से तात्पर्य यह है कि संसद के सदस्य प्रधानमंत्री से जब शासन का स्वरूप सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो संसद के सदस्य काम रोको प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को जो है बाउंड कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को मूल रूप से कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि आपको अमुक कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा काम रोको प्रस्ताव के द्वारा पार्लियामेंट को संचालित नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को सदैव संसद का विश्वास मत रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता बजट में कटौती। किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है और प्रधानमंत्री और उसका वित्त मंत्री जब पार्लियामेंट के अंतर्गत बजट अधिवेशन चलता, बजट को रखते हैं तो संसद के सदस्य बजट में कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं और जब कटौती प्रस्ताव रखेंगे और वो विधेयक पारित हो जाता है तो देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ब्रिटेन की शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री को बजट पेश करते समय संसद को विश्वास के अंतर्गत रखना पड़ता है। और सबसे बड़ा पॉइंट आता है संसद के पास में अगर कोई शस्त्र है और ब्रह्मास्त्र है तो वो है अविश्वास प्रस्ताव। अगर पार्लियामेंट ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और जो दल सत्तारूढ़ है उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया तो प्रधानमंत्री को उसी दिन से त्याग पत्र देना पड़ेगा या उसे पद से हटना पड़ेगा। तो संसद को मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी प्रधानमंत्री को संसद जो है अपने नियंत्रण में रखती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट का और प्रधानमंत्री का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये तो हुआ सैद्धांतिक पक्ष, लेकिन हम लोग देखते हैं कि केवल प्रधानमंत्री के ऊपर ही संसद को नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री भी संसद के ऊपर कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है। और वो यह है कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता, नंबर 1, नंबर 2 शासन का संचालन, नंबर 3 कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति। प्रधानमंत्री भी संसद के सदस्यों के ऊपर नंगी तलवार लटकाए हुए रखता है। क्यों? क्योंकि वो जब चाहे तब कॉमन सभा को भंग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का घनिष्ठ संबंध है और वो घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही प्रधानमंत्री का संसद के प्रति उत्तरदायित्व है और संसद प्रधानमंत्री के विश्वास में काम करती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत दोनों का महत्वपूर्ण संबंध है और दोनों का ही आपस में समन्वय होकर के ही कार्य किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ब्रिटिश स्पीकर। ब्रिटेन के स्पीकर के बारे में हम लोग देखें। देखिए ब्रिटेन की विश्व की जो शासन व्यवस्था है वो जननी शासन व्यवस्था है
और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद को संचालित करने के लिए स्पीकर की बहुत अधिक भूमिका होती है। ब्रिटेन के स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का स्पीकर ऐतिहासिक गौरव और गरिमा का पद है। उसका आसन इतना पवित्र होता है कि वो निष्पक्षता का प्रतीक होता है। और ब्रिटेन के स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। ब्रिटेन के स्पीकर की हम लोग स्थिति को देखें तो आप लोग देखेंगे कि ब्रिटेन के स्पीकर का आसन जो है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद के निर्वाचित सदस्य सभी उसका सम्मान करते हैं। तो इसके हम लोग देखें पहले, सबसे पहले कि ब्रिटिश स्पीकर का विकास कैसे हुआ। ब्रिटेन के स्पीकर का जो विकास है वो मूल रूप से 1336 के अंतर्गत सबसे पहले आपको मैं बताऊं, थॉमस हैंगरफोर्ड सबसे पहले ब्रिटेन के अंतर्गत स्पीकर बना और इस स्पीकर ने अपना शासन व्यवस्था का संचालन किया। प्राचीन काल के बारे में ऐसा था कि ब्रिटेन के अंतर्गत एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी, वो लोक सभा थी। फिर धीरे धीरे कालांतर में विकास हुआ, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनी और उसमें हम लोग देखते हैं कि कॉमन सभा और लोक सभा का निर्माण हुआ। और कॉमन सभा, लोक सभा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि स्पीकर की आवश्यकता पड़ी सदन में शांति व्यवस्था, सदन को संचालित करने के लिए। तो 1336 के अंतर्गत थॉमस हैंगरफोर्ड सबसे पहले स्पीकर बना। स्पीकर का नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है। स्पीकर का निर्वाचन हम लोग देखते हैं कि कॉमन सभा के निर्वाचित सदस्यों में से अपने एक व्यक्ति को स्पीकर के पद पर निर्वाचित किया जाता है। लेकिन एक बार स्पीकर चुनने के बाद में वो अपनी स्व इच्छा से त्याग पत्र दे सकता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तभी वे पद से हट सकता है, अन्यथा एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर होता है। ब्रिटेन में ऐसी रीत, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, ऐसी मान्यता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी भी दल का एक बार जब व्यक्ति स्पीकर बन जाता है तो वो सदैव के लिए स्पीकर बना रहता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा माना जाता है कि जो भी स्पीकर रहता है उसका आसन इतना पवित्र है, इतनी मान मर्यादा गरिमा है कि ब्रिटेन का स्पीकर निष्पक्षता के साथ में कार्य करता है। ब्रिटेन के स्पीकर की शक्तियों के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले नंबर 1 आती है कॉमन सभा की अध्यक्षता। ब्रिटेन का स्पीकर से यहां पर तात्पर्य है कॉमन सभा का स्पीकर, वो कॉमन सभा की अध्यक्षता करता है। कॉमन सभा के अंतर्गत जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है, और अध्यक्षता करने के कारण उसके सदस्य सारे अधीन में होते हैं और स्पीकर के आदेश के द्वारा ही कोई व्यक्ति बोल सकता है, कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। यानी कि कॉमन सभा सर्वोच्च शक्तिशाली है और उसका जो मालिक है, संचालन करने वाला, वो स्पीकर होता है। नंबर 2 आता बोलने की आज्ञा देना। बोलने की आज्ञा देने के बारे में हम लोग देखें तो स्पीकर की अनुमति के बिना कॉमन सभा का कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। उसे पूर्व में नोटिस देकर के बताना होगा कि माननीय स्पीकर महोदय मुझे इस विषय पर बोलना है। अगर स्पीकर इसकी अनुमति दे देता है तो वह अमुक व्यक्ति बोल सकता है। नंबर 3 आता है नियमों की व्याख्या। अगर कोई कॉमन सभा के अंतर्गत शासन संचालन करने के लिए नियमों की व्याख्या करनी है तो वो स्पीकर करता है। कोई भी विवाद हो जाता है तो वो अंतिम रूप से उसका निर्णय स्पीकर करता है। तो कानूनी रूप से सदन को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति होता है तो वो होता है स्पीकर होता है। नेक्स्ट आता है निर्णायक मत का अधिकार। अनेक बार ऐसा देखा गया कॉमन सभा के अंतर्गत अनेक विधेयक आते हैं और विधेयक आने के कारण हम लोग देखते हैं पक्ष और विपक्ष के अंतर्गत वोट कास्टिंग होती है। जब वोट कास्टिंग होती है तो अनेक ऐसे हमारे सामने उदाहरण पड़े हैं जिसमें बराबर बैलेंस वोट आ जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस विधेयक पर निर्णय लेने की, विधेयक को पारित करवाने में बड़ी कठिनाई आती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत स्पीकर अपना निर्णायक मत डालता है
और जो स्पीकर का निर्णायक मत होता है उसी के अनुरूप उस विधेयक की उस दल की विजय होती है। तो उस समय स्पीकर का मत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आता है वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। देखिए, कॉमन सभा के अंतर्गत साधारण विधेयक भी रखा जाता है और वित्त विधेयक भी रखा जाता है। तो मूल रूप से स्पीकर का यह कार्य होता है कि वित्त विधेयक को प्रमाणित करें कि अमुक धन विधेयक है और अमुक साधारण विधेयक है। तो यह काम स्पीकर का होता है। समितियों के गठन संबंधी समिति, स्पीकर का यह प्रमुख कार्य है कि मान लीजिए कोई भी जो है परवर समिति बनती है या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है या काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है या कोई मान लीजिए किसी भी जो वित्त संबंधित समिति का गठन होता है, तो स्पीकर का यह प्रमुख दायित्व है कि वे समितियों का गठन करें, समितियों में जो निर्णायक विषय विशेषज्ञ बनाए और ये सारा का सारा कार्य स्पीकर से परामर्श करने के पश्चात कॉमन सभा के अंतर्गत समितियों का गठन किया जाता है। क्योंकि कोई भी जब विधेयक बनता है तो उससे पहले विशेषज्ञों के पास में भेजा जाता है और उन विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का उत्तरदायित्व होता है, वो होता है स्पीकर का होता है। नेक्स्ट आता है सदन का प्रतिनिधित्व। सदन का प्रतिनिधित्व से मेरा तात्पर्य यहाँ पर है कि स्पीकर कॉमन सभा के अंतर्गत सदन का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी कार्य करना होता है तो स्पीकर की इजाजत के बिना, अनुमति के बिना संचालित नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत स्पीकर जो है सदन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट आता है विशेषाधिकारों का संरक्षक। स्पीकर सबसे बड़ी बात यह है कि विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। मान लीजिए कोई मार्शल लॉ कॉमन सभा के अंतर्गत लागू करना है, किसी भी सदन के सदस्यों को बर्खास्त करना है, किसी भी सदन के सदस्यों की जो सदस्यता है उसको समाप्त करना है, तो विशेषाधिकारों का रक्षक होता है, वो होता है स्पीकर। स्पीकर के पास में सदन से संबंधित समस्त अधिकार होते हैं और ये सारा का सारा कार्य है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और लास्ट पॉइंट आता है परिणामों की घोषणा करना। स्पीकर कोई भी रिजल्ट जो कॉमन सभा के अंतर्गत जो भी विधेयक बने हैं या कोई भी सदन के अंतर्गत कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हुई है या सदन के अंतर्गत कोई भी नियम बना है, तो उसके परिणामों की घोषणा का अधिकार स्पीकर को होता है। क्योंकि सदन के अंतर्गत कार्रवाई से लेकर के सदन को भंग करने की शक्ति से हम लोग देखें तो स्पीकर के माध्यम से होता है। और इसीलिए कहते हैं कि स्पीकर का पद अत्यंत सम्मान और गौरव गरिमा का पद है। इसलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली में हम लोग देखते हैं स्पीकर का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद होता है। और हम लोग देखते हैं कि स्पीकर जो है कॉमन सभा के अंतर्गत शासन संचालन करने वाला व्यक्ति होता है। और इसीलिए ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत स्पीकर के आसन को पवित्र माना गया।